टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स इन इंडियन जुडिशरी। तो जानना चालू करते हैं पहले डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से। जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है 368 के अंडर, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि भाई वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको क्या नहीं कर पाएँ, ब्रीच नहीं कर पाएँ। क्लियर है? तो क्या कहना चाह रहा है कि पोसेस द ब्रॉड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 बट इट कैन नॉट ऑल्टर एब्रिज एंड डिस्ट्रॉय एसेंशियल फ्रेमवर्क और बेसिक आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको क्या नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि प्रिजर्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड रूल ऑफ लॉ, इस पर क्या नहीं करे, वो इफेक्ट नहीं करना चाहिए। वे बेसिक स्ट्रक्चर माना जा रहा है। फिर लीगल टेस्टिंग की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं। एग्जामिन वेदर द अमेंडमेंट ऑल्टर द फंडेशनल प्रिंसिपल दैट गिव कॉन्स्टिट्यूशन इस आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूशन को जो आइडेंटिटी देता है उसी फंडामेंटल को आप क्या कर सकते हैं, अमेंड नहीं कर सकते। फिर एसेंशियल फीचर की बात करें तो इवेल्युएट वेदर द कोर एलिमेंट लाइक जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, फ्री इलेक्शन और राइट बैलेंस आर एब्रिज्ड। मतलब कि इनके बीच में क्या बना रहा है भाई, बैलेंस बना रहना चाहिए। क्लियर है बात? इंट्रोडक्शन कब हुआ था इसका? केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट जो केरला था, उसके केस में क्या हुआ था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर इसका बाद में यूज़ होने लगा इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी इसको क्या किया गया, यूज़ किया गया। फिर एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में किया गया, जिसमें कोर्ट ने कौन सा आर्टिकल यूज़ किया, आर्टिकल 32 के अप्रोच में। फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस जो एनजेसी केस था, एनजेसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो केस था, जिसमें जजेस की नियुक्ति की जानी थी। अभी जो हमारे जज कॉलेजियम से अपॉइंट होते हैं, उसको क्या किया जा रहा था, एक पार्लियामेंट्री कमीशन द्वारा अपॉइंट किया जाना था। उसको भी क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि ये क्या है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बारे में बात करें तो प्रोपोर्शनलिटी चेक की जाएगी यहाँ पर किस चीज़ के बीच में, तो जुडिशियल रिव्यू जुडिशली टेस्ट स्टेट्स एक्शन legislation that restrict fundamental rights, ensuring that legislative or executive measures cannot excessively arbitrary disproportionate relative its objective। अगर मान लीजिए कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है और वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो फिर उसका एक्सटेंट चेक किया जाएगा कि उसकी क्या प्रोपोर्शनलिटी है इस बात से, क्या उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव से वो कानून बना गया है, वो फुलफिल हो पाएगा। जुडिशियल इंपॉर्टेंस क्या है, रिप्लेस द ट्रेडिशनल डिफरेंशियल एंड वेडनेसबरी अनरीजनेबल। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति जिसे पता है कि इसके क्या आउटपुट हो सकते हैं, वो ऐसा नहीं किया है। ऐसा माना जाता है कि मान लीजिए कोई ए पर्सन है और उसने कोई ऐसा लॉ बनाया है, जब उसको पता है कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो ये होगा, और फिर भी उसने बनाया है, तो फिर क्या किया जाएगा, उसे जुडिशियल रिव्यू द्वारा क्या कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और फिर उसे स्ट्रिक डाउन कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं लीगल टेस्ट फ्रेमवर्क की। लेजिटिमेट गोल होता है ये। फिर रैशनल कनेक्शन चेक किया जाता है कि भाई देयर मस्ट बी ए क्लियर रैशनल लिंक बिटवीन द मेजर एनेक्टेड एंड द ऑब्जेक्टिव सॉट टू बी अचीव्ड। जो जिस मेजर से उन्होंने क्या किया है, इसको इनेक्ट किया है, और जो इनका ऑब्जेक्टिव है कि इनको ये अचीव करना है, उसको क्या किया जाएगा, दोनों के बीच में बैलेंस चेक किया जाएगा। नेसेसिटी चेक की जाएगी। द स्टेट मस्ट शो दैट अमॉन्ग ऑल इक्वली इफेक्टिव ऑप्शंस। मतलब किसी भी लॉ को बनाने के जितने भी तरीके हो सकते थे, वो सारे में से यही बेस्ट तरीका हमें मिला है। इसमें क्या हो रहा है, मिनिमम लॉस हो रहा है फंडामेंटल राइट का। ठीक है। लीस्ट इंटरफेरेंस विद द इंडिविजुअल्स राइट। प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रिक्ट सेंचुअर, मतलब बैलेंसिंग चेक की जाएगी किसमें, द सीवियरिटी ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रीडम। इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसकी सेवियरिटी क्या है। इसको यूज़ कब किया, इंट्रोड्यूस कब किया गया था, ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर इसका बाद में यूज़ कहाँ हुआ है, के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आधार कार्ड का जो केस था उसमें। अनुराधा बैसिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस था। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन IMEI वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केस में। फिर दूसरी बात करें तो शिफ्ट जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम मेयर एग्जीक्यूटिव रैशनैलिटी टू स्ट्रिक्ट नेसेसिटी। एग्जीक्यूटिव रैशनैलिटी से इसे कहाँ कर दिया, स्ट्रिक्ट नेसेसिटी पर क्या कर दिया गया, इसे पहुंचाया गया कि भाई ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव जो है, मतलब जजेस जो हैं वो अपनी रैशनैलिटी तार्किकता से जो है इस चीज़ को चेक करें, या फिर साथ साथ क्या किया जाए, उसको स्ट्रिक्ट नेसेसिटी होनी चाहिए उसकी कि भाई हाँ यहाँ नेसेसिटी है जुडिशियल रिव्यू की। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, ऑन स्टेट टू जस्टिफाई राइट इंटरफेरेंस। फिर बेंचमार्क की बात करें तो यूज एग्रेसिवली इन प्राइवेसी, इंटरनेट फ्रीडम, रेगुलेटरी फ्रीडम केसेस में क्या किया गया था, यूज़ किया गया है इसको बाद में 2017 के बाद। फिर बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल प्रोपोर्शनलिटी की। जब दो फंडामेंटल राइट्स आपस में टकराएं तो क्या होगा, डबल प्रोपोर्शनलिटी चेक की जाएगी। पहले ए जो फंडामेंटल राइट है उसकी प्रोपोर्शनलिटी चाहिएगी। ए और बी दो फंडामेंटल राइट आपस में किसमें कॉन्फ्लिक्ट में है, तो पहले इसकी प्रोपोर्शनलिटी चेक की जाएगी और इसकी प्रोपोर्शनलिटी चेक की जाएगी। ये चेक किया जाएगा कि इसका नेसेसिटी, इसकी नेसेसिटी और इम्पैक्ट क्या है, इसकी नेसेसिटी और इम्पैक्ट क्या है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि फ्रीडम
ऑफ स्पीच जो है या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो राइट टू प्राइवेसी को क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है। तो चेक की जाएगी कि इसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है और इसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है, इसकी नेसेसिटी कितनी है। यही बात यहाँ कही गई है कि फाउंडेशन ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी डॉक्ट्रिन इन्वोक्ड स्पेसिफिकली व्हेन ए कोर्ट मस्ट रिजॉल्व ए डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंपीटिंग फंडामेंटल राइट, दो फंडामेंटल राइट के बीच में चेक किया जाएगा, सिंगल राइट वर्सेज स्टेट इंटरेस्ट। फिर जुडिशियल इंपॉर्टेंस क्या है इसका, प्रिवेंट द वन फंडामेंटल राइट फ्रॉम टोटली इनहिलिटेलिंग सबॉर्डिनेटिंग अदर, मतलब एक फंडामेंटल राइट दूसरे को पूरा ही इनहेल कर रहा है, वो देखा जाएगा। कोर्ट अप्लाइज प्रोपोर्शनलिटी एनालिसिस ट्वाइस, इवेल्युएटिंग नेसेसिटी ऑफ एंड डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन ए वाइल साइमल्टेनियसली इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट एंड नेसेसिटी ऑफ राइट बी। दोनों के बीच में क्या किया जाए, हार्मोनियस बैलेंस चेक किया जाए। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, टेस्ट द रिस्ट्रिक्शन और फाउंडेशन, मतलब पहले एक की फ्रीडम और इम्पैक्ट टेस्ट किया जाएगा, फिर दूसरे का पोटेंशियल रिस्ट्रिक्शन और डैमेज टेस्ट किया जाएगा, फिर कंपैरेटिव बैलेंसिंग की जाएगी उन दोनों के बीच में। डिटरमाइन वेदर द पोस्टपोनमेंट, रिस्ट्रिक्शन एंड रिडक्शन रिप्रेजेंट मिनिमम नेसेसरी कॉम्प्रोमाइजेस बिटवीन बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दोनों के बीच में क्या हो, मिनिमम नेसेसिटी चेक की जाएगी। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, सहारा इंडिया रियल एस्टेट वर्सेस सेबी के केस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर इसका बाद में यूज़ कहाँ हुआ, सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल के केस में हुआ। फिर आशा रंजन और स्टेट ऑफ बिहार के बीच में भी इसमें क्या हुआ भाई, इसको यूज़ किया गया। क्लियर है बात। फिर बात करते हैं जुडिशल इक्लिप्स के बारे में। होता क्या है, आर्टिकल 31 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिस बारे में बात करता है वो कहता है कि अगर मान लेते हैं 1950 में कोई कानून बना, नहीं 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उससे पहले अगर कोई लॉ है, 1950 से पहले का कोई कानून है, वो यदि हमारे सिटीजन्स के किसी भी फंडामेंटल राइट से वो टकराता है या उसका क्या करता है, उसको वायलेट करता है, तो वो उस एक्सटेंट तक क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे जहाँ तक वो वायलेट कर रहे हैं। क्लियर है बात। द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट वायलेट फंडामेंटल राइट डज नॉट बिकम कम्प्लीटली डेड और वाइड, इंस्टीड इट रिमेन्स इन डोरमेंट शेडो स्टेट। क्या रहेगा, वो शेडो में रहेगा जब तक कि इट कैन नॉट बिकम एक्टिव अगेन इफ द फंडामेंटल राइट इज सब्सिक्वेंटली अमेंड टू रिमूव द शेडो। उसको इतना अमेंड नहीं कर दिया गया ताकि वो फंडामेंटल राइट पे जो शेडो बनाए हुए हैं उसको हटा सके। फिर जुडिशियल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, प्रिवेंट द टोटल रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टमेंट। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना था हमारा, तो उससे पहले जो भी कानून थे, जो लॉ थे, वो पूरी तरह ख़त्म नहीं किए जाएँ, उनकी सीवरेबिलिटी चेक की जाए, सेविंग लेजिस्लेटिव वर्क वाइल ensuring दैट इनकन्सिस्टेंट प्रोविजंस रिमेन अनफोर्सेबल। क्या रहें, जो प्रोविजंस इनकन्सिस्टेंट है वो क्या रहें, इफेक्टिव नहीं रहें। लीगल टेस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, अप्लाइज प्राइमरीली फी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अंडर आर्टिकल 13(1). शेडो इफेक्ट क्या कहता है, द लॉ इज नॉट डेड ऑल पर्पसेस, वो पूरी तरह से क्या नहीं होगा, डेड नहीं होगा। रिमूवल ऑफ शेडो को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमूव द इनकन्सिस्टेंसी, उस इनकन्सिस्टेंसी को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ, बीकाजी नारायण दाकराज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया। लेटर इट वाज यूज्ड इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। फिर दुलारे लोध वर्सेस एडीजे कानपुर के केस में भी इसको क्या किया गया था, इस डॉक्ट्रिन को यूज़ किया गया था। आगे बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में। देखिए होता क्या है, इसमें किसी भी कानून की क्या की जाती है भाई, पहले तो उसकी नेचर चेक की जाती है और उसका सब्सटेंस चेक किया जाता है कि भाई क्या सब्सटेंस है और उसकी प्रकृति क्या है। अच्छा, ये सबसे पहले कहाँ यूज़ किया था, ये भी याद रखना, ये कनाडा में यूज़ किया गया था। यूज टू डिटरमाइन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस अंडर शेड्यूल 7 में जो हमारे क्या दी गई हैं, सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनके बारे में क्या किया जाता है, इसको चेक किया जाता है। द यूनियन एंड स्टेट लॉज अपीयर्स टू ट्रेपास और ओवरलैप ऑन टू सब्जेक्ट रिजर्व फॉर अनोदर लेजिस्लेचर। मतलब मान लें एक सेंटर का लॉ है, एक स्टेट का लॉ है, तो इनके सेंटर और स्टेट के लॉ के बीच में जो इनकन्सिस्टेंसी है उसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो सेंटर और स्टेट के लॉ के बीच में जो इनकन्सिस्टेंसी है उसको क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, याद रखना इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, एक तो आर्टिकल 246 है, ठीक है, जो इस डॉक्ट्रिन को यूज़ करने की पावर देता है, और एक है 254। ठीक है, बात करते हैं द कोर्ट एग्जामिन द ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर, दोनों क्या की जाएंगी, चेक की जाएंगी, किसकी, ऑफ द अनेक्टमेंट, जो चीज़ एनेक्ट की है उसका, रेदर देन इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट। ऐसा नहीं कि किसी इंसिडेंटल तरीके से उसको क्या कर दिया, एनक्रोच कर दिया गया है। जुडिशियल इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्मूथ फेडरलिज्म को फंक्शन करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर बीइंग डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू टू माइनर एक्सीडेंटल इनडायरेक्ट एनक्रोचमेंट। ऐसा नहीं कि किसी भी स्टैट्यूट को
ऐसे ही हमने क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, नहीं। फिर लीगल टेस्ट की बात करें तो एनालाइज ओवरलैप पर्पस की, ओवरलैप क्यों हुआ है उसको चेक किया जाए कि वो स्टेट सब्जेक्ट का लॉ है और वो यूनियन को ओवरलैप कर रहा है, किसी और स्टेट के लॉ को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ऑब्जेक्ट चेक किया जाएगा, स्कोप चेक किया जाएगा स्टेट इंस्टीट्यूट का। फिर क्या किया जाएगा, वो कंप्लीटली चेक किया जाएगा इस बात पे कि वो क्यों किसी और लेजिस्लेचर के जो लॉ है उसको ओवरलैप कर रहा है, उसकी पावर पे ओवरलैप कर रहा है। एग्जामिन द लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट एंड प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑफ दैट एनैक्टमेंट, कि अगर ऐसा हम इफेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं इसको तो उसका इफेक्ट क्या होगा। फिर डिटरमाइन वेदर द प्राइमरी सब्जेक्ट फॉल विद इन द एनैक्टिंग लेजिस्लेचर्स लिस्ट, इफ सो इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट और अनोदर लिस्ट इज परमिसेबल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा इस मामले की भाई केंद्र और राज्य के बीच जो लेजिस्लेटिव कानून बनाए गए हैं उनकी असंगति को क्या किया जाए, मतलब उनकी इनकम्पेटेबिलिटी को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। मेनली ये इसे हम क्या कहते हैं, पिट्स एंड सब्सटेंस कहते हैं। इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ इसका भाई, प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स 1947 में इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा देख सकते हैं आप यहाँ प्रीवी काउंसिल ने जो बंगाल मनी लेंडर एक्ट 1940 था उसको क्या किया, अपहेल्ड किया, मतलब जारी रखा। तो इट इंसिडेंटली अफेक्टेड द प्रोमिसरी नोट्स, जो सेंट्रल लिस्ट के प्रोमिसरी नोट्स थे इस पावर को भी क्या कर रहा था, रीच कर रहा था। फिर इसका कोर सब्सटेंस जो है वो क्या था, मनी लेंडिंग था। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे इस एग्जाम्पल की, तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसरा, जिसने क्या कहा था कि भाई बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो किसके लिए, प्राइमरी सब्सटेंस वॉज इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, लिकर को क्या किया जा रहा था, इंटॉक्सिक किया जा रहा था। इवन दो इट इंसिडेंटली इफेक्टेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ लीकर अक्रॉस कस्टम फ्रंटियर्स, पर क्या किया गया, इसका मोटो क्या है, वास्ट है, ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। चलिए इसी तरह लाउड स्पीकर एम्पलीफायर्स के यूज़ पर भी एक हुआ था, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जीत चावला। तो उन्होंने कहा कि जो रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ साउंड एम्पलीफायर है वो क्या रहेगा, अपेल्ड रहेगा, भले ही डिस्पाइटिंग टचिंग अपॉन द ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग का कम्युनिकेशन जो है स्पीकर्स के थ्रू वो स्टेट यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, पर स्टेट ने किसी अच्छे काम के लिए या फिर कह सकते हैं उसका जो सोसाइटल इम्पैक्ट है वो अच्छा होगा। फिर अगला बात करें डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसको हम बेसिकली सेपरेबिलिटी भी कहते हैं, पृथक्करण की का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ये भी फंडामेंटल राइट्स के लिए है। अंडर द आर्टिकल 13 इफ ए स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, ओनली ऑफेंडिंग पोर्शन, सिर्फ उतना ही सेपरेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा जितना वो इफेक्ट कर रहा है, इज डिक्लेयर वॉइड प्रोवाइडेड द वैलिड पोर्शन कैन लॉजिकली ऑपरेशनली एंड सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। तो जितना वो टकरा रहा है उतना ही उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, बाकी जो पोर्शन है वो सर्वाइव करेगा कैसे, इंडिपेंडेंट। जुडिशियल इंपॉर्टेंस क्या है, अपहोल्ड जुडिशियल रिस्ट्रेंट एंड रेस्पेक्ट लेजिस्लेटिव इंटेंट बाई सेविंग फंक्शनिंग स्टेटरी फ्रेमवर्क, मतलब कहा जाए कि स्टेट ने किसी अच्छे काम के लिए कोई कानून बनाया तो वो इतना क्या कर रहा है, टकरा रहा है, तो उसको इतना ही नुकसान पहुंचाया जाएगा, बाकी अगर 60% काम का पार्ट है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, माना जाएगा। क्लियर है बात। लीगल टेस्टिंग की बात करें तो इंडिपेंडेंट ऑपरेशन टेस्ट होता है और लेजिस्लेटिव इंटेंट का भी क्या होता है भाई, टेस्ट होता है। इंट्रोडक्शन हुआ था इसका AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में, फिर इसको आगे RMD चामरबाग वाला और यूनियन ऑफ इंडिया में इसको यूज़ किया गया, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी इसको क्या किया गया, यूज़ किया गया, जो किससे रिलेटेड था भाई, IT एक्ट से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट से रिलेटेड था। फिर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कलर लेजिस्लेशन, लैटिन मैक्सिमम है इसका कुछ, वो है क्वेंडो एलुकेट प्रोहिबिटर एक्स डायरेक्टो प्रोहिबिटर एट पर ऑब्लिगम, मतलब व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। मान लेते हैं कोई कानून बनाना है संसद को, ठीक है, वो कानून एक अमेंडमेंट से नहीं बन सकता, उसके लिए कोई दूसरा अमेंडमेंट भी चाहिए होगा, पर आप इसको अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन आपने इसके लिए किसी दूसरे एक्ट को क्या कर दिया, अमेंड कर दिया। तो व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, prevent legislature from enacting laws outside their constitutional limit under the guise or color subject within that power, prevent covert legislative transition, preserving the constitutional division of powers and limit, कि मतलब आपकी पावर के बाहर जाके भी आप कोई चीज़ अमेंड नहीं कर सकते। एग्जामिन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नॉट लेजिस्लेटिव मोटिव और इंटेंट, क्या किया जाएगा, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा, लेजिस्लेटिव मोटिव और इंटेंट को चेक नहीं किया जाएगा। फिर टेस्ट वेदर द लॉ इन सब्सटेंस अकम्प्लिश एंड
लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऑब्जेक्टिव, डिसगाइज्ड और परमिशिबल लेजिस्लेशन, कि क्या वो परमिशिबल है जो चीज़ वो कर रहे हैं वो, तो उसको क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। केसी गजपति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टेट ऑफ बिहार एंड कमलेश्वर सिंह में इसको आगे देखा हमने, RS जोशी और अजीत मिल्स में भी इसको हमने आगे देखा, इसका यूज़ किया गया। इट इज़ लाइक अगर हमें 370 आर्टिकल को अमेंड करना है और वो इटसेल्फ अमेंड नहीं होगा तो हम 368 को अमेंड कर देते हैं, इससे क्या करेंगे हम 370 को अमेंड कर देंगे। तो वही क्या है, व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। फिर बात करते हैं एडिशनल जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स की, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। Two statutory or constitutional provisions appear to conflict, the court must interpret them to give effect to both rather than rendering either provision redundant or dead later। मतलब खत्म नहीं किया जाएगा उसको, क्या किया जाएगा, दोनों के बीच में हार्मनी बिठाई जाएगी कि भाई आप इतना इतना करके दोनों जो लॉ है उनको मान्यता दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन कब हुआ था इसका, CP बेरार सेल्स एंड लुब्रिकेंट्स एक्ट, ठीक है। की एप्लीकेशन कब था इसका, श्री शंकरी प्रसाद देव और यूनियन ऑफ इंडिया में। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस क्या कहता है, स्टेट लॉ यूजुअली अप्लाई विद इन द स्टेट बाउंड्रीज, हाउएवर ए स्टेट लॉ मे हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस इफ रियल सफिशिएंट एंड नॉन इल्यूजरी नेक्सस एग्जिस्ट बिटवीन द स्टेट एंड स्टेट मैटर ऑब्जेक्ट। मतलब किसी दो स्टेट्स की बाउंड्री के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है और लगता है कि उसका कोई रियल सफिशिएंट एंड नॉन इल्यूजरी, मतलब इल्यूज नहीं है उसमें, नेक्सस जो है एग्जिस्ट करता है, मतलब ऐसा कुछ है कि वहाँ उस स्टेट का भी कोई हक बनता है, तो उसको क्या होगा भाई, वो मैटर ऑब्जेक्टिव बना रहेगा। जैसे कि स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड RMD केस, जैसे GVK इंडस्ट्रीज वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर केस। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर एंड लैचेस की भी बात कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी वेव्ड बाई ए सिटीजन, हाउएवर कोर्ट में डिक्लाइन रिलीफ अंडर आर्टिकल 32 और 226 इफ देयर इज अनएक्सप्लेन्ड एक्सेसिव डिले इन अप्रोचिंग द कोर्ट। अगर आपको कोर्ट पहुंचने में अपने फंडामेंटल राइट के लिए वेव करवाने के लिए आपने डिले कर दिया है तो क्या नहीं होगा, वो वेवर एंड लेचेस के थ्रू डॉक्ट्राइन में वेव नहीं होगा। जैसे कि बशेश्वरनाथ वर्सेस CIT, इसमें क्या किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये हमने काफ़ी सारे क्या करें भैया, डॉक्ट्रिन्स को कवर किया है। इन्हीं के साथ हमने ऊपर एक टेबल भी देखी है, उसी टेबल में हमने इनको क्या किया है भाई, डिफरेंशियली क्या किया है, डिस्क्राइब भी किया है। इसकी PDF आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, जिसमें आप जाके ये सारे डॉक्ट्रिन्स को कवर कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, प्रोपोर्शनलिटी हो गया, डबल प्रोपोर्शनलिटी हो गया, एक्लिप्स हो गया, पिट एंड सब्सेंस हो गया, सिवेबिलिटी हो गया, कलरेबल लेजिस्लेशन हो गया, और साथ ही हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और टेरिटोरियल नेक्सस भी हो चुका है। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच।